हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सईद जावेद हमारे साथ कांग्रेस समर्थक है, साथ ही राहुल लाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अकुश श्रीवास्तव जी, शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी। सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या देश इस बदलाव के लिए तैयार है? देखिए, जहां तक देश के बदलाव के लिए तैयार है तो देश तो तैयार है, लेकिन नेता कितने तैयार है, पार्टियां कितनी तैयार हैं, और उसके जो अगर मगर है उसके लिए पूरा सिस्टम कितना तैयार है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेता भी तैयार हैं, उनको लग गया है कि अब होना है, लेकिन कई बार कई चीजों का विरोध होना होता है और विरोध किया जाता है, इसलिए उसके नए नए तर्क दिए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई नई बात है, पहले भी देश में था ही। ये तो मिसेस गांधी ने अपने सुविधा के लिए उसको कर दिया था। अब इसमें जो तकनीकी परेशानियां जो हैं उस पर काम करने की बात है, और वो तकनीकी परेशानियां 2 स्तर पर, बड़े स्तर पर हैं। एक, जब चुनाव एक साथ कैसे होगा, और दूसरा ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो जरूरतें होती हैं उसके लिए चुनाव आयोग कितना तैयार है। और जब ये पेश हो जाएगा, पेश होने के बाद में उसको लागू करने और उसके सब अगर मगर पर चर्चाएं बहुत सारी हो चुकी हैं कि कैसे कैसे किस हालत में अगर कहीं विधानसभा भंग होती है या कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो फिर कैसे आगे बात बनेगी, की जाएगी, उसका मामला तय हो चुका है। तो एक लाभ आम आदमी को तो जरूर नजर आता है, वो ये है कि उसको रोज रोज के तमाशों से मुक्ति मिल जाएगी, रोज रोज के फालतू के वायदों से मुक्ति मिल जाएगी। और देश पर एक जो मुझे अब सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है अगर उसका, कि ये जो रोज रोज लोग भुवावन नीति के तहत हम 11,100 देंगे, आप 2100 देंगे, फिर 2500 देंगे, फिर 3100 देंगे, ये रुक जाएगा। और एक बार आप जिसको जो देना है, अगर जरूरत किसी एक की है और जिसको जो देना है उसको देने की बात कीजिए, उसके तर्कपूर्ण तरीके से बात कीजिए, और फिर उसको 5 साल चलाने दीजिए, चलने दीजिए। इससे बड़ा लाभ होगा, और ये लाभ देश को होगा। आप एकदम से ये नहीं होगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो डगमगाने के कगार पर कई राज्यों पर हो गई है, उसकी फिजिकल सिचुएशन जो है खराब हो चुकी हैं, और उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, भाजपा शासित राज्य भी हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सामने दिक्कत यह है कि उनको अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता केंद्र से, जो बहुत ज्यादा वो मांग करते हैं। आप वायदे कर लेंगे, और इसके कर्नाटक में हमने देख लिया, हिमाचल में देख लिया, तनख्वाह तक के लाले पड़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि पहले वायदा डिलीवर करना है, नहीं तो फिर आगे की सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो वायदा डिलीवर करने के चक्कर में तनख्वाह खतरे में आ रही है। ठीक है राहुल और लाल जी, इस पर आपका सर क्या ओपिनियन है? क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी सरकार की राजनीतिक मंशा नजर आ रही है या फिर प्रशासनिक मंशा यहाँ पर नजर आ रही है? मुझे लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल ये है। पलक जी, आपका जो सवाल था कि क्या देश तैयार है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, मैं इस सवाल को थोड़ा और स्पेसिफिक होकर उसका उत्तर देता हूं। क्या केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी तैयार है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, जिनके कैबिनेट ये चीजें लेके आ रही है? हमें लग रहा है कि ना तो प्रधानमंत्री इसके लिए गंभीर है, ना केंद्र सरकार, ना भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। क्योंकि देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें लंबे समय से चल रही, लेकिन अगर कुछ उदाहरण मैं खाली संक्षेप में रखूं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, ये सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके थे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस समय लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव आसानी से हो सकते थे। अभी जो प्रथम चरण में जम्मू कश्मीर के चुनाव और इन्होंने जो है कि हरियाणा के चुनाव इन्होंने एक साथ 2 राज्यों के कराए, उसके साथ आसानी से झारखंड के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव करा सकते थे। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आप देख लीजिए लंबे समय से साथ साथ में हो रहे थे। तो जो चुनाव साथ में हो रहे थे उसमें भी जो सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको भी तोड़ तोड़ के अलग अलग करा दिया। तो सरकार के, जिसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं, केवल अगर सरकार चाहती, इलेक्शन कमीशन चाहता, आसानी से संभव हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तो वो इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी चीज कि क्या आज संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता इस सरकार को, क्या वो 2/3 बहुमत दिया है? 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई थी, और जनता ने उनको 240 सीटों पर इसलिए रोक दिया कि इनको संविधान संशोधन, मनमाने संविधान
उत्पन्न नहीं करने दिए जाए। तो ये इनके पास प्रैक्टिकल कठिनाई है। ये सदन में प्रस्तुत होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाएगा और ठंडे रास्ते में चला जाएगा। ठीक है सौरभ जी, देखिए इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बात सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है, यहाँ पर एक बड़े लेवल पर हमें जो है वह बदलाव करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर तैयार होना पड़ेगा, ईवीएम की आवश्यकता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की और ज्यादा बढ़ जाएगी, और कई सारे ऐसे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज इससे कनेक्टेड होते हैं, उनके भी और ज्यादा जो है आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो क्या पहले उनकी भर्तियां जो है वे की जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत जो है एक अच्छी योजना है। दूसरी चीज की जनता के हित में ये अगर आता है वन नेशन वन इलेक्शन तो जनता को इससे फायदा होगा। और अगर आप सबसे पहला इलेक्शन अगर आप निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना खर्चा था वोट का, तो उस समय आप आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि 6 पैसे जो है प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च का भार पड़ता था। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में एक व्यक्ति के ऊपर लगभग जो है 1400 रुपए का, मतलब 6 पैसे से हम 1400 रुपए तक पहुंच गए। और जो पिछला चुनाव हुआ था वो करीब उसका बजट था 65,000 करोड़, और इस बार के चुनाव में कितना हो गया? 1,35,000 करोड़। मतलब आप समझिए कि जिस प्रकार से ये पैसे चुनाव के अंदर लग रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो ये पैसे में भी कमी आएगी और साथ ही साथ जनता का भी फायदा होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो लाने की बात कही जा रही है, जनता के हित की बात है। दूसरी बात जो है, अभी जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे कि ये सरकार भी नहीं लाना चाहती, देखिए किसी भी चीज को लाने की एक प्रक्रिया होती है। ये जो कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति जो है वो अध्यक्ष है, जिसके अंदर तमाम पार्टी के भी नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, अन्य लोग भी हैं जो इस मसले से जुड़े हुए, जिनको जो है शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद भी है इसके अंदर, अधीर रंजन चौधरी भी है, और ये कमेटी लगातार इन्हीं सब विषयों पे, पहलुओं पे काम कर रही है। सौरभ जी, इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल पूछूंगी सर, क्या आपको नहीं लगता रीजनल पार्टीज हमारे देश में बहुत सारी है? अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। नहीं, निश्चित रूप से जो कमेटी बनी है उसमें जो रीजनल पार्टी की आप बात कर रही हैं उसके प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं वो शामिल है। भाई, जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से जो नाम दिए जाने थे उनको शामिल किया गया है, तो वो तो उनका विषय है कि हाँ, अगर रीजनल पार्टियों में उनके अंदर मतभेद है तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात क्या कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से एक मुख्य रूप से जो चुनौती आनी थी वो ये थी कि संसद या विधानसभा को कभी भी भंग करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है जो विधेयक 82A है उसको इसमें शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी हो चुकी है कि जिसके माध्यम से कभी भी जो विधानसभा, जब एक साथ चुनाव होंगे तो विधानसभा को भंग किया जाएगा। ये वैसे भंग नहीं किया जाएगा जैसे कांग्रेस की सरकारें किया करती थी, जब मनमर्जी आया सुबह उठे और जो है सरकार को भंग कर दिया। दूसरी चीज, इसके अंदर संसद भी जो है वो भंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा। 82A आएगा तो विधायक जो विधानसभा होगी वो भंग करने का, 83 आएगा तो जो संसद सदस्य हैं, जो संसद नहीं सर, आप जिन अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, मैं उस बात से सहमत हूं कि आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। मैं उस प्रोसेस में तो जा ही नहीं रही, मैं इस यहाँ पर फायदे नुकसान की बात कर रही हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म पर क्या कुछ असर पड़ते हुए नजर आएगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जवाद साहब भी जुड़े हुए हैं। सही जवाद जी, क्या बोलेंगे सर? क्योंकि एट व्हाट कॉस्ट, बड़ा सवाल ये होता है, क्या महज आप यहाँ पर पैसे बचाने के चक्कर में, कॉस्ट सेविंग के चक्कर में फेडरलिज्म क्या प्रभावित होते हुए नजर आएगा? संघवाद पर क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पलक आपका सबसे आखिर में वक्त देने के लिए, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अपनी बात का आगाज जो है वो शेर से करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी लोगों की वन नेशन वन इलेक्शन, और इससे खर्चा बचेगा और देश हित में है और तमाम चीजें, मास्टर स्ट्रोक, आज जिक्र नहीं कर रही मीडिया के मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि जब जब ये मास्टर स्ट्रोक मारते हैं तो देश के संविधान, उसके संघीय ढांचे को और अर्थव्यवस्था को बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक लगता है। याद करिए नोटबंदी कैसा मास्टर स्ट्रोक था कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है काला धन, काला धन, काला धन दे दना धन,
और आज जो है अपने मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ करके बैठे होते हैं। अडानी के मुद्दे पे चर्चा नहीं चाहते हैं, वहां पर कितना खर्चा और कितना माल लगाया गया और कितना महंगा इलेक्शन लड़ा गया ये नहीं पता है। अरे भाई, जब वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे तो उसका स्वरूप भी तो बताएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्टी के लोग हैं, हमेशा से कंफ्यूज, 100 साल से कंफ्यूज ही हैं। समझ में नहीं आता शाका छाप लोगों को पहले नेकर पहनना है या पैंट पहनना है। 100 साल लगे इस चीज को, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे कम पैदा करो, फिर कहते 3 करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें, ये पूरी 100 साल से आप बहुत सीनियर हैं सर। देखिए मैं आपको बीच में रोकते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज आप वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करिए सर। मैं आ रहा हूँ मैडम, आ रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 साल से कंफ्यूज और देश को भी कंफ्यूज स्थिति में रखना चाह रहे हैं। कल को कहेंगे वन नेशन वन कोर्ट, एक ही अदालत होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका, आप बताइए क्या स्वरूप होगा। और खर्चे की बात करो, पूरे 5 साल के खर्चे का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे बजट का, तो 0.02% के आसपास 5 साल में खर्च होता है इलेक्शन पर, सेंट्रल इलेक्शन के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। बचाने की बात है तो स्वरूप क्या होगा। अगर सेंटर में एक गवर्नमेंट बनती है और स्टेट में बनती है और बहुमत खो दिया जाता है, तो क्या सारे स्टेट की जो है आप उस सरकारों को हटाएंगे? ये कर नहीं पाएंगे। और अगर यही नजीर आपको रखना थी तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो आपकी स्टेट्स की पार्टीज हैं या रीजनल पार्टीज है, चीजें हैं जो साथ में मिलकर कोलेशन कराती हैं, जिन्होंने अपने दम, ये तो बड़ी पार्टियां जो होंगी उनको तो फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन छोटे स्तर पर जो फंड रेज करते हैं उनके लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बेइंतहा मुश्किल होगा। जिनके पास 3-3, 4-4 विधायक हैं या 5-5, 6-6, 2-2, 1-1 विधायक हैं, 1-1 सांसद है, उनके लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमारा देश जो है, जो चाइना के अंदर पॉलिसी बनाई गई है उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना के अंदर जाकर के ठीक है श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर हम वन नेशन वन इलेक्शन के ख्वाब देख रहे हैं और विपक्ष यहाँ पर ईवीएम से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट से ही मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम का चैप्टर अब लगभग खत्म है, लेकिन विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, ठीक है। और इसके लिए अब अंदर ही जब बात होने लग गई तो समझिए कि बात पानी जो है वो ऊपर हो चुका है। पहले मैं एक बात जरा सी इस पे कहना चाहूंगा, एक सेंटेंस सिर्फ। जो सैयद साहब जवाद साहब हैं, उनका शेर बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उनकी चिंता जो थी वो कुल मिलाकर के एक आध पार्टियों के विधायकों या सांसदों पर टिक गई और उनके खर्चे पर टिक गई। ये कोई मतलब हर एक के लिए, हम हर बात के लिए, देश के लिए अगर बात हो रही हो तो उसमें हम छोटे दल हों बड़े दल हों, अपने पैरों पे जो खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, चलेगा। अदरवाइज तो फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का जमाना है, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी। अब आता हूँ दूसरी बात जो भी आप पूछ रही थी, ईवीएम वाले मामले पर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से भी होकर के खत्म हो चुका है और बात बाकी सिर्फ आप कहने के लिए कुछ भी कहते रहे तो कहा जा सकता है। और अब सही बात तो ये है, हेमंत सोरेन कह चुके हैं, अपने उमर अब्दुल्ला साहब कह चुके हैं, तो अब बचता क्या है। और आप उस विरोध से क्या साबित, नहीं मैं बता रहा हूँ राहुल लाल जी, हेमंत सोरेन कह चुके हैं, हेमंत सोरेन का भी बयान आ चुका है। और सुन, अरे बता रहा हूँ, एक मिनट अभी, एक मिनट। अरे राहुल लाल जी, इसके बाद सर मैं आपके पास ही आऊंगी, थोड़ी सी पेशेंस सर। बोलिए कुछ। अब जब ये कह चुके हैं और इस बात के बाद में जो बड़ी, ये कोई बहुत छोटे राज्य नहीं है, छोटे राज्य हैं लेकिन बहुत छोटे राज्य नहीं है, और इनकी आवाज में दम है, तो इसलिए अब इस बात को नकार नहीं सकते। लेकिन जब मैं मूलभूत ये बात पे आना चाहता हूँ, हम क्यों नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका में महंगाई को शामिल करता, क्यों नहीं बेरोजगारी की बात करता, क्यों नहीं उसके लिए संघर्ष करता। हमें कभी नजर आ रहा है पिछले 10 सालों में, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के तौर पर जब होती थी तो गैस के सिलेंडर के दाम 5 रुपए बढ़ जाते थे या 50 बढ़ जाते थे तो आफत हो जाती थी दिल्ली में। आज कभी नजर आता है ऐसा? नहीं नजर आता। नहीं, लेकिन देखिए अंकुश श्रीवास्तव जी, हेमंत सोरेन तो ये बात भी कह रहे थे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो वो 75 सीटें जीत जाते। तो कहने में तो आप कुछ भी कह लीजिए फिर।
अब आप अगर बैलेट पेपर पे लड़ाई लड़नी है तो कम से कम इतनी जमीनी लड़ाई लड़ लीजिए, बताइए एक बार, कुछ नहीं तो अपने तरीके से कहिए साहब हम ये कराने जा रहे हैं बैलेट पेपर, मॉक बैलेट पेपर कराने जा रहे हैं, उसी का हिसाब किताब करा लो। आप उतनी भी प्रक्रिया नहीं कर सकते क्योंकि आसान नहीं है ये। सिर्फ आप राहुल लाल जी बयानबाजी तो देखिए, हो सकता यहाँ है। पर मुझे ऐसा लगता है सर, पक्ष और विपक्ष की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन पर सर एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ अगर मैं पक्ष की बात करूं, सत्ता में बैठी सरकार की बात करूं, इलेक्शन से ही जुड़ा मामला है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वो मंशा रख रहे हैं। वो राजनीति से प्रेरित है या प्रशासनिक फैसलों से प्रेरित है, वो अलग बहस है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक नरेशन जो है वो दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ तो चुनाव ही जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पर। किस ओर है भारत? देखिए, भारत बिल्कुल सही दिशा में है, विविधता में एकता वाला देश है भारत। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए पल्लव जी, मैंने पहले भी कहा, आप नोट करके कागज पे लिख दीजिए, ये कभी लागू होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है सबसे बड़ा सिगुफा है, तो वो एक अलग ही चैप्टर है और वो असंवैधानिक। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में आप कभी भी टर्म को, कार्यकाल को फिक्स नहीं कर सकते। कार्यकाल फिक्स कब होता है? कार्यकाल फिक्स होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे 1973 में केशवानंद भारती में संविधान का आधारभूत स्ट्रक्चर आया, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया, जिसको संविधान से भी संशोधित नहीं कर सकती। तो ये तो देखिए पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है। मैं राहुल जी आपसे माफी चाहूंगी, एक बार फिर मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ रही। एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। सौरभ दुबे जी, आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि देखिए सर बात बहुत अच्छी लगती है जिस तरह से अभी जवाद साहब बता रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक पेश जो है वह किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन सौरभ दुबे जी, सवाल यहाँ पर उठता है कि यहाँ पर संघवाद, फेडरलिज्म के लिए मेरा भारत जाना चाहता है, क्या अगर उस पर बड़ा असर पड़ जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो ये तो अब ऑन कॉस्ट, मतलब आप फेडरलिज्म की कॉस्ट के ऊपर पैसे बचा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो या पिछली सरकारें हो, अगर वो सरकार में रहती हैं तो उनका कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य है कि जनता के हित से जुड़े हुए कार्यों को वो करें। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर बार बार होती है तो निश्चित रूप से दो ही उसमें है, चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत जो है उसमें कई व्यवस्थाएं जो है वो ठीक हो जाएंगी। और दूसरा चीज मैंने बताया आपको कि जनता के हित में जो बजट है, क्योंकि आपने, इनको तो पता नहीं होगा, ये पढ़ के तो आते नहीं है राहुल जी, 2029 में क्या बजट आया इनको पता है? 2029 के लिए जो बजट आ रहा है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन से इलेक्शन होते हैं, 7,951 करोड़ रुपए, मतलब अभी वर्तमान में कितना हुआ? 1,35,000 करोड़ रुपए। आप समझिए कि लगभग 15 गुना कम। तो क्या आपको लगता है जनता को इससे फायदा नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा खर्च जो जनता के ऊपर बोझ बनता है, अगर वो कम होगा तो वो जो पैसा है उससे जनता के हित के कार्य नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे मित्र नहीं ऐसे तो देखिए सौरभ जी, साथ में हमारे बहुत सारे और मेहमान बैठे, ऐसे तो वो कहेंगे कि जी देखिए आप चुनाव ही मत कराइए, खर्चा ही बच जाएगा, नो कॉस्ट। सर आप समझ रहे हैं ना, हमारी डेमोक्रेसी के लिए सौरभ जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चुनाव कराए जाते हैं। मैं आपसे सर एक सेकंड राहुल जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक बहुत सिंपल आपसे सर क्वेश्चन पूछती हूँ, समझा कर पूछूंगी सवाल आपसे कि देखिए जितना पैसा केंद्र में बैठी सरकार के पास है, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो उस पर नहीं जाते हैं, उतना क्या रीजनल पार्टीज के पास होता है अपने प्रचार के लिए? एक बेनिफिट तो मिलते हुए नजर आएगा ना सर? जी सौरभ जी। देखिए, आप वही बात कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि भाई कम बजट से अच्छा हम खाना ही ना खाएं, मतलब चुनाव जो एक संवैधानिक, आप कह रहे हैं सर ये नहीं, आप कह रही हैं कि चुनाव ही ना कराए जाएं, ऐसा आपने कहा, मैंने नहीं कहा। और चुनाव तो कराए जाएंगे, खर्चा ज्यादा आए या कम आए, लेकिन अगर जनता को कम खर्चे का फायदा मिल रहा है तो क्यों ना कराए जाए, ये बताइए आप। और इससे तमाम ये चुनाव का जंजाल है, हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं, हर 3 महीने में चुनाव हो रहे हैं, अगर ये इकट्ठा एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो जनता को भी तो राहत मिलेगी। तो ये तो टोटली जनता को राहत देने वाला वन नेशन वन इलेक्शन और पहले हो चुका है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। जो हमारे मित्र कह रहे थे नहीं, उनको मैं बता दूं, यही वो कश्मीर में कह रहे थे 370 हट ही नहीं सकता, चुटकी बजा करके मोदी सरकार ने हटा दिया। ऐसे ही जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, जो पहले से ही चल रहा था, 1967 से 68 के चुनाव तक चला और उसके बाद बंद कर दिया। अभी जैसे अप्पू जी ने बताया कि इंदिरा गांधी जी ने अपने लिए जो है उसकी व्यवस्था को इंदिरा गांधी कहाँ से आ गई? देखिए यहाँ पे सैयद जी आप खूब हंस रहे हैं,
मैं आपके हंसी का कारण पूछना चाहूंगी यहाँ पर, क्या आप सौरभ जी की बात से सहमत नहीं है? तो पैसे बच जाएंगे, देखिए कॉस्ट सेविंग हो रही है, जनता के टैक्स का पैसा अगर सरकार बचा रही है तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, मैं इसीलिए शाखा छाप लोगों को कुपड़ कहता हूँ। ये कुपड़ों का एक गैंग है। पर्सनल नहीं बोला मैंने, किसी पे पर्सनल नाम लेके टीका टिप्पणी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ से निकल के मैक्सिमम लोग आते हैं, वो एक कुपड़ों का गैंग है। और देखिए, इसके लिए ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इनके जितने तमाम बड़े नेता हैं, इन्होंने इसी डेमोक्रेसी का खुल करके विरोध करा, संविधान का विरोध करा, क्योंकि ये भी एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो संविधान के संघीय ढांचे के ऊपर एक हमला है। जब मैं संघीय ढांचा कहता हूं तो संघ वाला नहीं कहता हूं, ठीक है? तो इसीलिए वो हमला करते हैं लगातार। और जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि बार बार आरक्षण के ऊपर, और आप देखिए देश के संविधान के ऊपर, ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल चाइना की एक माइंडसेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। क्योंकि जितने भी संघ के लोग चाइना होकर के आए थे, या इनके दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चाइना से मिलकर के आए थे, तो ये देश को चाइना के अंदर जिस तरीके से एक ही पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव, एक ही नेता, एक ही चीजें लेकर के चलाना चाह रहे हैं, ये उसी का एक षड्यंत्र और एक हिस्सा मुझको मालूम हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं, जब आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप तीसरी बार सत्ता के अंदर आए हैं, तो पहली बार सत्ता में मुंह ताक रहे थे, तब तो आपके पास फुल मेजोरिटी की सरकार थी। दूसरी बार जब आप आते हैं, फुल मेजोरिटी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तब भी आप उसके बीच नहीं ले पाए। 10 लेकिन यहाँ पर सैयद जी आप जिक्र कर रहे हैं, आप सर चीन से तुलना कर रहे हैं, लेकिन जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि स्वीडन, इंडोनेशिया जैसे देश में जिस तरह की व्यवस्था रहती है उससे सीख लेते हुए वहां पर किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं, उसके बाद जो है ये बदलाव के लिए तैयारी जो है, चीन से तो कोई प्रोटोकॉल लिया ही नहीं इस तरीके का। सुनिए, भारत किस लिए जाना जाता है? लेती हूँ आपसे, सौरभ जी आपसे कमेंट लूंगी, बोलिए सही जी। भारत पूरे विश्व में जो स्टडी होती है भारत के ऊपर, इसके खूबसूरत लोकतंत्र के हिस्से के ऊपर जो है, जो इसका संविधान है, लोकतंत्र है, उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च होती है, बाकायदा लोग सीखने आते हैं, डेमोक्रेसी हमसे सीखने आते हैं इस देश के अंदर, और ये डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं, खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। मेरी बात का याद रखिएगा, ये जितने भी संघ विचारक लोग बैठते हैं आकर के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। बोलिए सौरभ जी, मेरी बात को आप नहीं समझेंगे, बोलिए सौरभ जी, नस्लें वाप नहीं करेंगे। ठीक है, बोलिए सौरभ जी। देखिए बड़ी एलिगेशन यहाँ पर सैयद जवाद जी की तरफ से लगाई जा रही है, बोलिए। देखिए ये जो ईवीएम विलाप मंडली है और बिजली चोर छाप लोग हैं जो अभी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, एक जो है, उन लोगों का मानना है कि जब इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी के समय चुनाव हो रहे थे तो वो चाइना से प्रेरित था। इनकी बातों को अगर तथ्य और तर्क निकाला जाए तो उस समय के चुनाव क्या चाइना से प्रेरित होकर के हो रहे थे क्या 1967 तक, जब उस समय तो व्यवस्था थी ना वन नेशन वन इलेक्शन की। और आप कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार, यही मैं कह रहा हूं मानसिकता समझिए, जब मोदी सरकार कोई काम करती है तो ये कहते हैं कि चाइना से मानसिकता है, और इनके लोग वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकी सरकारों में पहले होता आया है, तो वो ये मान के चलते हैं कि ये चाइना छाप लोग हैं, चाइना से ज्ञान लेकर के आते हैं और चाइना के मंत्र को पालन करते हैं। चाइना से काहे के लिए क्या करने गए थे? जिनपिंग को झूला क्यों झूला रहे थे? अरे जिनपिंग को झूला, अरे सर देखिए यहाँ पर ये चाइना के अंदर भी चाइना से निर्यात का आयात बढ़ रहे हो, बिजली चाइना के साथ बिजनेस कर रहे हो। अरे संभल में बिजली चोरी कर रहे थे। ठीक है सौरभ जी, सैयद जवाद जी, मुझे ऐसा लगता है अभी हमें सर देखिए बहुत, मुझे लगता है सकारात्मक ये चर्चा, इसका सबवर्जन करने की हमें जरूरत नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं,